जय हिंद बच्चों। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में लोग संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन करेंगे। चूँकि यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो या तो फिर सेंट्रल लेवल का कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ से 1-2 प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। तो अगर अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार की और भी वीडियो आपको मिल सके। तो देखिए बच्चों, आइए हम लोग एक एक करके इसको अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले है कि संविधान के भाग 4, इसमें किसका उल्लेख है बच्चों? तो आप लोग कहोगे सर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। आपसे पूछा जाएगा कि नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो भाग 4 में रखा गया है। ठीक है, चलिए, नीति निर्देशक तत्वों को 4 भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक रखा गया है। ठीक है, भाग 3 में जो है बच्चों, ठीक है, 12 से लेकर के 35 तक क्या है? तो कहोगे सर मौलिक अधिकार का वर्णन है। 36 से 51 के बीच में क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, 51 क में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन है, याद रखोगे। अब आप लोग से पूछा जाता है कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ के संविधान से लिया गया? तो बच्चों आप लोग कहोगे कि ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड ने इसे कहाँ से लिया था? तो आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से लिया था। ठीक है बच्चों, कहाँ से लिया था? तो स्पेन के संविधान से लिया था, ये सभी याद रखोगे। चलिए देखिए, यहाँ पे जो नीति निर्देशक तत्व है एक ऐसे तत्व है जो देश के लिए आवश्यक है, किंतु संविधान बनते समय सरकार के पास इतने धन तथा संसाधन नहीं थे जो उन्हें उपलब्ध करा सके, अतः यह सरकार की इच्छा पर निर्भर है। यानी कहने का अर्थ है बच्चों कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, आपसे पूछेगा क्या जो नीति निर्देशक तत्व है वो मूल संविधान में था? जी नहीं, इसको बाद में जोड़ा गया। ठीक है, अब देखिए नीति निर्देशक तत्व जो है इसके बारे में के.टी. शाह ने एक अच्छा कहा था कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के भांति है, तो उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा के अनुसार करता है। आपसे पूछा जाएगा किसका कथन था? ठीक है, तो किसने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करती है? ठीक है, तो के.टी. शाह ने कहा है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसे संविधान का आदर्श कहा जाता है। देखिए आप लोग यहाँ जो है कंफ्यूज नहीं होना है कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है या फिर आर्टिकल 32 को कहा जाता है। ठीक है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। लेकिन अगर संविधान का आदर्श अगर की हम लोग बात करेंगे तो नीति निर्देशक तत्व को कहा जाता है। इसके माध्यम से ज्ञात होता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। चलिए, तो अभी जैसे हम लोगों ने अध्ययन किया कि जो नीति निर्देशक तत्व है बच्चों ये आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। तो सबसे पहले हम लोग 36 को देखते हैं कि आखिर 36 में किसका वर्णन है। तो आर्टिकल 36 कहता है कि निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। यानी नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा का वर्णन आर्टिकल 36 में है। 37 कह रहा है बच्चों कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है या वाद योग्य नहीं है। यानी नीति निर्देशक जो तत्व है उसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। नेक्स्ट बच्चों 38 कह रहा है लोक कल्याण की अभिवृद्धि, अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी, जैसे राशन कार्ड, सामाजिक आर्थिक, जैसे जो वृद्धा पेंशन होता है, विधवा पेंशन होता है, विकलांग पेंशन है, ये सब आर्टिकल 38 के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, और ये क्या है? सरकार को ये कार्य करना जरूरी है। और राजनीतिक न्याय, अनुच्छेद 39 कह रहा है राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाली नीति के कुछ सिद्धांत अर्थात राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए कुछ नीतियां बनाएगी, ये आर्टिकल 39 में है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग 40 में देखते हैं, 39 क में भी है। 39 क में कहा गया है कि निःशुल्क विधि कानूनी सहायता। ठीक है, 39 क में है कि निःशुल्क विधि यानी कि कानूनी सहायता, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 39 घ कहता है कि समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन,
यहाँ से एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है बच्चों कि संविधान के किस आर्टिकल में समान काम के लिए समान वेतन का वर्णन है। तो आर्टिकल 39 में कहा गया चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, अगर समान काम कर रहा है तो इन्हें समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 39 घ में इसका वर्णन है। आर्टिकल 40 सबसे ज़्यादा पूछने वाला प्रश्न है बच्चों यहाँ से कि ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायत का संगठन आर्टिकल किस में है। तो संविधान के आर्टिकल 40 जो है वो ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 40 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 41 में कह रहा है बच्चों कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग को साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे 41 में इसका वर्णन है। ठीक है, तो फिर 38 में क्या था, एक राशन कार्ड सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय ठीक है, यानी कि जनता कल्याण के लिए कार्य करेगी, यानी कि राशन कार्ड वगैरह, यानी कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, माने इसमें जो है आर्टिकल 38 जो है बच्चों, इसमें पेंशन वगैरह की उल्लेख नहीं है। पेंशन वाला उल्लेख जो है आपका आर्टिकल 41 में दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 42 कह रहा है न्याय संगत कार्य की मनोविचित दशा तथा प्रस्तुति सहायता उपलब्ध कराना, जिसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम ना करना। अगर महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रही है, अगर वो प्रेग्नेंट है, अगर वो गर्भवती है, तो आप इससे कठोर शारीरिक श्रम नहीं करवा सकते हैं, यानी कठोर काम नहीं करवा सकते हैं। चलिए, अनुच्छेद 43 कह रहा है बच्चों कि अनुच्छेद 43 निर्वाह युग मजदूरी अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चला सके कुटीर उद्योग में। यानी अनुच्छेद 43 में कह रहा है कि किसी व्यक्ति को इतनी मजदूरी दिया जाए ताकि वे अपने परिवार चला सके। ये आर्टिकल 43 में उल्लेख है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है बच्चों वो आर्टिकल आप लोग 40 याद रखोगे। देखिए आर्टिकल 43 कह रहा है, आर्टिकल 43 का कह रहा है उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। अनुच्छेद 43 ख कह रहा है सहकारी समितियां का गठन। अनुच्छेद 44 कह रहा है समान सिविल संहिता, अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेगी, भले ही विवाह की रीतियां अलग हो। यानी कहने का अर्थ है बच्चों कि कोई भी जाति के, कोई भी धर्म के लोग हो, उनमें जो तलाक की शर्तें होगी, जो इनकी कंडीशन होंगी, वे सेम रहेगी, भले उनकी विवाह करने की जो रीतियां हैं वो अलग हो। चलिए नोट में देखेंगे, भारत के गोवा राज्य के अलावा झारखंड में एक समान सिविल संहिता लागू है, यानी सिर्फ गोवा राज्य को छोड़ करके। ठीक है, आज़ादी के बाद 27 जनवरी 2025 एक ऐसा कानून लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है, आदिवासी समुदाय को छोड़कर। अपवाद में किसको छोड़कर बच्चों, तो सभी कहोगे सर समुदाय, आदिवासी समुदाय को छोड़कर, नहीं एसटी को छोड़ करके। अगला है अपराध के कानून को दंड संहिता अथवा चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं। यानी अपराध के जो कानून उसको दंड संहिता तथा चुनाव की जो कानून होते हैं उसे आचार संहिता कहते हैं। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते होंगे, आप लोग को अच्छी तरह से पता है, जब चुनाव होता है, चुनाव कराने का जिम्मेवारी किसका है, तो निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहाँ है बच्चों, तो कहोगे सर 324 से लेकर के 329 तक है। ठीक है, इनमें से 3 मुख्य चुनाव आयोग होता है। ठीक है, एक उसमें से मेन होता है और 2 अतिरिक्त होते हैं, यानी 3 बोल सकते हैं, 3 चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, इसका काम है चुनाव संपन्न कराना, मतदाता सूची जारी करना। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय दल को मान्यता प्राप्त करना, उसको चुनाव चिन्ह प्रदान करना, यानी चुनाव से संबंधित सारे कार्य कौन देखते हैं, तो निर्वाचन आयोग देखते हैं। ठीक है, तो अपराध, तो आप लोग देखे होंगे जब चुनाव कराने की तिथि जारी किया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि आचार संहिता लग गया, यानी आचार संहिता इसे कहते हैं। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 में कह रहा है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है तथा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए आर्टिकल 45 में ही कहा गया है बच्चों कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना किसकी जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है।
ठीक है, ये आर्टिकल 45 में वर्णन है। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर, यानी जो शिक्षा का अधिकार है बच्चों, इसको मूल अधिकार बनाकर 86वां संविधान संशोधन 2002 के 21 क में जोड़ दिया गया। यानी कहने का ये अर्थ है, ठीक है, कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो कहोगे सर 2002 में हुआ। इसमें क्या हुआ? इसमें शिक्षा के जो मूल अधिकार था उसमें उसको संविधान के आर्टिकल 21 क में जोड़ा गया। उसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होंगे, जो भी स्टूडेंट होंगे, ठीक है, इसको निःशुल्क शिक्षा देना सरकार का कर्तव्य होगा, यानी सरकार की जिम्मेवारी है। इसलिए आप लोग देखे होंगे विद्यालय में 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। आर्टिकल 46 कह रहा है SC ST तथा OBC के लिए विशेष आरक्षण। आर्टिकल 47 कह रहा है सरकार पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाई एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। ये आर्टिकल 47 कह रहा है। चलिए 48 कह रहा है बच्चों, 48 में कह रहा है कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि तथा दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि आप लोग देखे होंगे गौ हत्या भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है, काफ़ी विवादित भी है। तो गौ हत्या पर रोक किसके अनुच्छेद लगाता है? तो आर्टिकल 48 इसका कहने का अर्थ है कि कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि के लिए तथा दुधारू पशुओं को, यानी कि जो दूध देते हैं, ऐसे पशुओं को हत्या आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी ऐसी पशुओं को हत्या करना कानूनन अपराध है। आर्टिकल 48 का पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके तहत 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में कब हुआ, क्या हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट तथा 2002 में जैव विविधता अधिनियम लाया गया। यानी 2002 में क्या लाया था? जैव विविधता अधिनियम, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लाया गया था? तो 1992 में, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ पूछता है 1972 में क्या लाया था? तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। जबकि 1973 में क्या था? प्रोजेक्ट टाइगर। कई बच्चे जो होते हैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1972 और 73 में दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आप सभी याद रखोगे बच्चों, ठीक है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 में हुई थी। 49 में कह रहा है कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। यानी भी जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं उनकी रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। संविधान के आर्टिकल 49 में उल्लेख है। अनुच्छेद 50 कह रहा है बच्चों कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, यानी जो कार्यपालिका होती है न्यायपालिका को अलग करता है, या अनुच्छेद 50 में वर्णन है। हम लोग जानते हैं बच्चों कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। यानी जो विधायिका होती है कानून का निर्माण करती है, यानी कानून को बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू कराती है और न्यायपालिका जो होती है उसकी रक्षा करती है, ठीक है। चलिए आर्टिकल 50 तक हम लोग देखा। 51 हम लोग देखते हैं। 51 में कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझा देना, जिसके तहत भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 तथा भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में किया गया था। इसी अनुच्छेद के तहत भारत यूएनओ का सदस्य बना, ठीक है। यूएनओ की स्थापना कब हुआ था बच्चों? तो आप लोग रखोगे 1945 में। कब बना था? 1945 में, ठीक है। यानी यूएनओ की स्थापना कब हुआ है? तो 1945 में। चलिए 51 हो गया। चलिए यहाँ पे देखोगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। नीति निर्देशक तत्व को 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला गांधीवादी, समाजवादी और एक वैदिक या उदारवादी। तो गांधीवादी के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल को रखा गया? आर्टिकल 40, 43, 43 ख, 46, 47 और 48 को। समाजवादी के अंतर्गत रखा गया अनुच्छेद 38, 39, 39 का, 41, 42, 43, ठीक है, 43 का और 47। अगला है वैदिक या उदारवादी। इसके अंतर्गत बच्चों 44, 45, 48, 48 का, 49, 50 और 51 को रखा गया है, ठीक है। एक बार फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं बच्चों जो पढ़े, ठीक है। जिससे हम लोग पढ़े नीति निर्देशक तत्व।
नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में वर्णन है। ठीक है, ये संविधान के आर्टिकल 36 से 51 तक है। ठीक है, इसे भारत ने कहाँ से लिया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया। आयरलैंड ने कहाँ से लिया था बच्चों? तो कहोगे सर स्पेन से लिया। ठीक है, चलिए भाग 4 का अनुच्छेद 36 से 51 नेक्स्ट है। चलिए, इसी को अम्बेडकर ने कहा है कि निर्देशित तत्व, जो नीति निर्देशक तत्व है, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक लोकतंत्र का एक घोषणा पत्र है। ये किसने कहा था? तो अम्बेडकर ने कहा था। अम्बेडकर ने कहा कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान की एक नई विशेषता कहा है। केटी शाह ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा के अनुसार करता है। ग्रेनविले एस्टी ने कहा कि नीति निर्देशक को संविधान की आत्मा, यानी ग्रेनविले एस्टी ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान की आत्मा है, जबकि भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो भारत की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा का है। ठीक है, चलिए शॉर्ट में हम लोग देखेंगे इसमें नीति निर्देशक तत्व। देखिए बच्चों, जो तो यहाँ पे देखें किस संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में 39A को जोड़ा गया, 39F को जोड़ा गया, 43A और 48A को। 44वां संविधान संशोधन 1978 में 38B को जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 45 को जोड़ा गया। ठीक है, 97वां यानी कि 97 संविधान संशोधन 2011 में 43B को जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 86वां संविधान संशोधन 2002 और 42वां संविधान संशोधन 1976। चलिए अगला है बच्चों, देखिए यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 में हमने क्या पढ़ा कि राज्य की परिभाषा। ठीक है, 37 में पढ़ा नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, यानी कि 38 में हमने पढ़े कि सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय प्रदान किया जाएगा। 39 ये में हमने पढ़ा निःशुल्क कानूनी सहायता, लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, भौतिक संसाधनों, स्वामित्व वितरण की सार्वजनिक हित की चर्चा का वर्णन है 39 में। धन का हितकारी केंद्रीकरण। ठीक है, इसके बाद दोनों का समान वेतन, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन 39D में है। ठीक है, सीओ बच्चों की सुकुमार अवचार का दुरुपयोग रोकना, बच्चों का सामाजिक आर्थिक का विकास, ये सब आर्टिकल 39 के अंतर्गत आता है। 39A B C D करके है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए एक ट्रिक है LDCPHC, मतलब आर्टिकल 39(1) में है L से आजीविका, यानी स्त्री और पुरुष को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, आर्टिकल 39(2) में है। ठीक है, D डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, इसके बाद समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व एवं वितरण। ठीक है, आर्टिकल 39(3). ठीक है, इसमें है संकेंद्रण, यानी कि धन और उत्पादन का यह हितकारी संकेंद्रण ना हो। आर्टिकल 39(4) में कह रहा है पे यानी वेतन, समान कार्य के लिए स्त्री एवं पुरुषों का एक समान वेतन। ये किसमें कहा गया बच्चों? तो आर्टिकल 39(4) में। आर्टिकल 39(5) कह रहा है आयु एवं शक्ति स्वास्थ्य की दृष्टि से स्त्री पुरुष श्रमिक व बच्चों को प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना। ठीक है, आर्टिकल 39(6) कह रहे बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर देना और उन्हें प्रत्येक प्रकार के शोषण से बचाना। ठीक है, आर्टिकल 45 में कह रहा है 0 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, ये आर्टिकल 45 में है। आर्टिकल 46 में कह रहा है SC ST OBC तथा महिलाओं के कल्याण के प्रावधान। आर्टिकल 47 में सभी नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा की जाएगी तथा मादक पदार्थों पर प्रतिबंध रहेगा, यानी कि पीने वाले जो भी हानिकारक पदार्थ हैं उन पर प्रतिबंध रहेगा। आर्टिकल 48 कह रहा है कृषि का विकास किया जाएगा एवं गौ हत्या पर प्रतिबंध रहेगा। ठीक है,
48 का में कह रहा है कि जल, जंगल, पर्यावरण, वन्य जीवों की सुरक्षा की जाएगी, जो कि 42वां संविधान सन 1976 में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी संविधान भी कहते हैं। ठीक है, क्यों मिनी संविधान कहते हैं कि संविधान में काफ़ी संशोधन किया था। ठीक है, 49 में कह रहा है पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा की जाएगी, ये सरकार का कर्तव्य है। आर्टिकल 49। 50 में हमने देखा था कि व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका एक दूसरे को से स्वतंत्र अलग रहेंगे। अनुच्छेद 51 में कह रहा है शांति एवं अहिंसा की विदेश नीति का प्रावधान। ठीक है, नेहरू का प्रभाव नीति यूएनओ के सदस्य भारत बना था। यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में। ये था नीति निर्देशक तत्व।